Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में और उसके अंदर हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में। आप में से कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में नहीं जानता। तो चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योतिबा फुले। ही वॉज बॉर्न इन 1827 एट सतारा, महाराष्ट्र। और कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? तो ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, गार्डनर कम्युनिटी से, जिनका खेती बाड़ी से रिलेटेड सारा काम हुआ करता है। और उसके बाद क्या क्या इन्होंने काम किए? तो इन्होंने एक पावरफुल मूवमेंट चालू किया अपर कास्ट डोमिनेशन के खिलाफ। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, उस स्टोरी को जान लेते हैं। ज्योतिबा फुले एक बार अपने दोस्त की शादी में गए, जो कि ब्राह्मण थे। वो अपने दोस्त की शादी में गए, वहां बैठे, वहां पे थोड़ी देर उन्होंने जो है आसपास की चीजें देखी। उतने में ही कोई उनके पास आया और उनकी बेइज्जती करने लगा। उनसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शादी में आने की, तुम यहां शादी से बाहर निकल जाओ। और उन्हें ह्यूमिलिएट करके वहां से बाहर निकाल दिया गया। वो बात उनके मन के पे लग गई और तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि किसी भी तरीके से ये जो अपर कास्ट डोमिनेशन है इसे मैं खत्म करूंगा। और उन्होंने अपनी एक मुहिम चला दी। किसके अगेंस्ट? अपर कास्ट डोमिनेशन और ब्राह्मण जो डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट। इन्होंने फाइंड किया सत्य शोधक समाज इन 1873। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी थी। ये डाउन ट्रोडन्स की सोसाइटी थी जो इस चीज पे काम करती थी कि किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए उनकी जो सिचुएशन है उसको। इसके दो एम, प्राइमरी दो एम है। सबसे पहला तो सोशल सर्विस, जितनी भी तरीके की सोशल सर्विस हो सके वो। और दूसरा इसका एम था एजुकेशन फॉर वुमेन एंड डाउन ट्रोडन। एजुकेशन पे बहुत ही बढ़िया काम किया ज्योतिबा फुले ने और उसी के साथ साथ उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने। उन्होंने जो है दो किताबें लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। अब इसमें से एक गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो गुलामगिरी उन्होंने जिस तरीके से लिखी उसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज उन्होंने यूज की। बहुत जगह उन्होंने अब्यूज भी किया, जो अपर कास्ट डोमिनेशन करने वाले लोग हैं उन्हें अब्यूज भी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और आप याद रखें कि ये दोनों किताबें लिखी गई ज्योतिबा फुले द्वारा। अब आगे चलते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं सत्य शोधक मैरिज के बारे में, कि ये विवाह कैसा होता है। सबसे पहले एकदम सिंपल, जितने सिंपल तरीके से आप उस विवाह को संपन्न कर सके वो कीजिए। दूसरी चीज इनएक्सपेंसिव, यहां पे किसी भी तरीके का खर्चा नहीं लगाना है, बिना मतलब का जो शादी में खर्चा है वो नहीं करना है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मैरिज इज कि यहाँ पे जो ब्राह्मण सर्विसेज होती हैं, जैसे प्रीस्ट की, पंडित की जो सर्विसेज हैं वो नहीं ली जाती थी और उसके बिना ही जो है मैरिज को कंप्लीट कराया जाता था। इस मैरिज को कहा गया सत्य शोधक मैरिज। आगे चलते हैं और जानते हैं इनके व्यूज क्या थे कास्ट सिस्टम के ऊपर। तो कास्ट सिस्टम के ऊपर इनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज थे। पहली चीज तो ये अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम की तरफ थे, कि पूरी तरीके से जो कास्ट सिस्टम है उसे उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अब ये किस तरीके से चीजों को लेके गए आगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। कास्ट सिस्टम आता है वर्ण सिस्टम से। कौन कौन से चार वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसके अलावा अनटचेबल्स हैं जो बताए गए हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। वो आउटकास्ट जिसे कहा गया है। आउटकास्ट मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये जब हम इन सारी चीजों को समझते हैं तो हमारे सामने होने चाहिए। तो जो आउटकास्ट हैं उन्हें तो वर्ण सिस्टम से भी बाहर रखा गया, तो इसलिए ये अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के। दूसरी, ही वॉज अगेंस्ट द सांस्कृतिक हिंदुइज्म। वो हिंदुइज्म, टोटली हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं थे, बट उस पार्ट के खिलाफ थे जो कास्ट सिस्टम को प्रमोट करता है। He wanted a society free of exploitation। उन्होंने बचपन से ही एक्सप्लॉइटेशन देखा। अब उनके एजुकेशन से रिलेटेड हम एक स्टोरी सुन लेते हैं। जब वो छोटे थे तो उन्हें पढ़ने का काफी ज्यादा शौक रहता था। अब पढ़ाई के बीच में उनकी कास्ट आ गई, तो उनकी कास्ट की वजह से उन्हें आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो जो अपने खेती बाड़ी का काम करते, उसके बाद उनके पास जो टाइम बच जाता उसके अंदर वो बुक्स खोल के बैठ जाते और पढ़ने लगते। काफी हार्ड वर्किंग थे, बचपन से ही काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। तो ये सारी चीजें आस पड़ोस वाले लोगों ने देखा और उनके पिताजी को कहा कि अगर इसे पढ़ने का इतना शौक है तो आपको इन्हें पढ़ाना चाहिए। और उसके अंदर हेल्पफुल हुए इनके दो लोग, एक तो गफर बेग मुंशी, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद करी। और दूसरी एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे लिटजित साहब, उन्होंने जो है इनका एडमिशन कराया स्कॉटिश मिशनरी स्कूल के अंदर। अब स्कॉटिश मिशनरी स्कूल का एक इंपैक्ट ये भी पड़ा कि वो जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा अलग है, वहां का एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा अलग है, वहां के जो आइडियाज थे वो काफी ज्यादा अलग थे। तो वो इंपैक्ट हम यहां पे देख पा रहे हैं। उन्होंने अपोज करते हुए कास्ट सिस्टम को सिंबल यूज किया राजा बाली का, क्योंकि ब्राह्मण्स किसका सिंबल यूज कर रहे थे? राजा राम का सिंबल यूज कर रहे थे।
तो इस तरीके से वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट गए। अब आगे चलते हैं और समझते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। जितना इंपॉर्टेंट रोल ज्योतिबा फुले का रहा सोशल रिफॉर्म्स में, उतना ही इंपॉर्टेंट रहा सावित्रीबाई फुले का। किस तरीके से, उसे समझते हैं। बॉर्न इन 1831 एट नायगांव इन महाराष्ट्र, वहां पे इनका बर्थ हुआ और 9 साल की आयु में इनका विवाह कर दिया गया ज्योतिबा फुले के साथ। अब यहीं पे स्टोरी जो है खत्म नहीं होती, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब 9 साल की आयु में इनका विवाह हुआ तब इनके पास कोई भी तरीके का एजुकेशन नहीं था, पर विवाह किससे हुआ? ज्योतिबा फुले से, जो सपोर्ट करते थे कि वुमन को एजुकेशन मिलना चाहिए, डाउन ट्रोडन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने घर पे ही अपनी पत्नी को पढ़ाया और इस तरीके से पढ़ा दिया कि उन्होंने आगे जाके मालूम नहीं कितनों को एजुकेशन दिया। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया एजुकेशन स्प्रेड करने में। ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा हाथ रहा उनके एजुकेशन के अंदर। ज्योतिबा फुले जो है उन्होंने घर पे पढ़ाया और उसी के साथ साथ इन दोनों ने मिलकर 2 इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया। पहला इंस्टीट्यूशन नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, दूसरा सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ महार्स, मांग्स एंड अदर्स। तो पहला तो वुमन रिलेटेड, सेकंड जो डाउन ट्रोडन है उस समय के उनसे रिलेटेड। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो जो उन्हें पसंद नहीं करते थे कि क्यों ये डाउन ट्रोडन्स को पढ़ा रही हैं, क्यों इस तरीके का काम कर रही हैं, तो वो क्या करते, कभी उन पे कूड़ा फेंकते, कभी कचरा फेंकते, कभी गोबर फेंक देते। पर सावित्रीबाई फुले इतने एडमेंट थे अपने काम को लेके कि वो अपने बैग में दूसरी साड़ी लेके जाते थे। जब भी वो स्कूल जाते अपने बैग में दूसरी साड़ी लेके जाते, वहां जाते अपनी साड़ी चेंज करते, पढ़ाते और फिर वो दूसरी साड़ी पहन के वापस घर पे आ जाते। तो आप सोच भी नहीं सकते आज के समय में ऐसा कोई कर सकता है। ये उस समय पे उन्होंने काम किया है, उस समय पे एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। उसके बाद इन्होंने जो है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, अब मैं जब इस चीज के बारे में लिख रहा था, ये पीपीटी तैयार कर रहा था, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं इसको आपके सामने कैसे रखूंगा। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैं रखने में इतना हिचकिचा रहा हूं कि ये उन बच्चों के लिए था जो अनवांटेड चाइल्ड थे उस समय के, उन्हें बचाने के लिए था कि अगर कोई अनवांटेड चाइल्ड है तो या तो उसको एज ए इन्फेंट ही मार देंगी उसकी मां, या फिर वो खुद आत्महत्या कर लेंगी। तो ये उसके लिए था ताकि जो विडोज हैं और ऐसी वुमन है जिनके पास अनवांटेड चाइल्ड है वो अपनी जो है हत्या ना करें, अपने बच्चे की हत्या ना करें। मैं बोलने में हिचकिचा रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके सामने किस तरीके से इसको रखूंगा, बट उस समय पे इन्होंने ये काम चालू किया। दिस इज अबाउट 19th सेंचुरी, तब उन्होंने ये काम चालू किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने साहस की जरूरत है उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने शुरू की महिला सेवा मंडल। इसके अंदर उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो वुमन राइट्स हैं उन्हें स्प्रेड करें, उनके बारे में अवेयरनेस लेके आए। तो ये उन्होंने काम किया। इसी के साथ साथ आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगा, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि 1890 के अंदर डेथ हो गई ज्योतिबा फुले की, और उसके बाद सारा कार्यभार जो है सत्यशोधक समाज का वो सावित्रीबाई फुले ने संभाल लिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो काम कर रहे थे। और इतना सेल्फलेस इंसान कोई कैसे हो सकता है, मुझे सोचने पे ये चीज मजबूर करती है कि सावित्रीबाई फुले जब 1897 में प्लेग आया तो जो प्लेग के पीड़ित थे, उस महामारी के जो पीड़ित थे, उनकी सेवा करते करते जो है इन्फेक्टेड हो गई और उनकी डेथ हो गई। तो ये इनका जो है योगदान रहा हमारी सोसाइटी के लिए। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले किस तरीके से आज तक हमारे बीच में है, ये चीज हम देख पाते हैं। मैं स्पेशली मेरे जो गर्ल स्टूडेंट हैं उन्हें ये कहता हूं कि अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो शायद आपके एजुकेशन में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आता। हो सकता है कि जितना प्रोग्रेसिव आज आप फील कर रहे हैं उतना आप फील ना कर रहे होते। सो दिस वाज ऑल अबाउट सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू वेरी मच।